ऐसे समय में जब देश में आपसी सौहार्द और भाईचारे की आवश्यकता हर पहले के जमाने से अधिक महसूस हो रही है और धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी, स्वस्थ और बेहतर समाज के निर्माण पर बल दे रहे इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ ने शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को जमा किया ताकि स्वस्थ समाज के निर्माण में परस्पर संबंधों की भूमिका पर बातचीत की जाए और इस ओर कदम बढ़ाने के लिए दिशा चिन्हित की जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस गोष्ठी का शुभारंभ किया। रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर अनीस अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन अतहर सगीर तूरज जैदी मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर रंजीत भार्गव की पुस्तक का विमोचन हुआ और मोहम्मद खालिद, सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट ने डॉक्टर रंजीत भार्गव का मैसेज पढ़कर सुनाया। अनेक बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे, जिसके कुछ अंश आपके समक्ष पेश है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट के तरफ से आज का ये तीसरा इस तरह का प्रोग्राम है, जिसमें कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग इकट्ठा होते हैं और सबको अपनी अपनी बात रखने का एक मौका हासिल होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ तकरीरें नहीं होती हैं, बल्कि इस तरह से मौका दिया जाता है कि हाउस में जो लोग भी मौजूद हैं वो समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस पर अपनी अपनी बात रखते हैं। और इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम होता है। हमारा मेन मकसद जो है कि सोसाइटी का जो अपर क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसको आपस में एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और एक दूसरे के ख़यालात को समझना चाहिए और उसको समझ करके ही हम आगे के लिए समाज को बेहतर बनाने के लिए कोई अपना एजेंडा सेट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि पूरे लखनऊ में जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको हम एड्रेस करते हैं, उसको दावत देते हैं कि वो प्रोग्राम में आए और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो भी उसके ख़यालात हैं वो हमारे बीच रखे। सर, ये क्या अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ऐसा प्रोग्राम जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है? नहीं, ये तो हमारा लखनऊ बेस्ड प्रोग्राम रहता है, क्योंकि हमारा पूरा काम लखनऊ में ही है, तो इसलिए लखनऊ में। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है हम अपने जो दूसरे शहरों में लोग हैं उन लोगों को भी इस प्रोग्राम से वाकिफ़ करा रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने अपने शहर में इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराना शुरू करें। एक तो वो प्रोग्राम होते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग स्टेज पर आ जाते हैं, तकरीरें करते हैं और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हम इसके बजाय ये चाहते ये हैं कि हर कोई जो भी वहाँ अपनी बात रखना चाहे वो अपनी बात रखे और हम सब के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ख़यालात को सुनना और उसको समझना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे के करीब हम लोग आ सकें। ये एक बहुत अहम तंजीम है ISHU, और ये सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल हार्मनी के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। और ये इस सिलसिले की ये तीसरी मीटिंग है जिसमें हर तरह के लोग, हिंदू, मुसलमान, हर तबके के लोग आकर के यहाँ पर एक दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हम लोगों के बीच में इख्तलाफात को बढ़ावा दे रहे हैं, आपसी इंटरेक्शन से, जब तक बातचीत नहीं की जाएगी, किसी से आपस की बातचीत नहीं की जाएगी, तब तक सारे मसले और मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। तो ISHU जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इनकी रेपुटेशन ऐसी है कि लोग आते हैं और अपने विचारों को खुल के सबके सामने रखते हैं और उसके ऊपर बहस मुबाहसा न हो करके अपनी तरफ से आप अपनी बात रखें। और उसके बाद जो है वो जो तीसरी मीटिंग हो रही है उसमें मुझे इसका पूरा यकीन है कि इसके रिज़ल्ट और अच्छे होंगे। पिछली मीटिंग भी बहुत अच्छे से अटेंड की गई थी और लोगों ने खुल के बोला कि जो आजकल का माहौल बनाया जा रहा है वो वास्तविक रूप से ऐसा अभी भी अंदर में नहीं है, मगर बाहरी तौर पे, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो इसको इस तरह से प्रोपेगेट करता है, फैलाता है कि सिवाय इसके और कोई बात ही नहीं होती, सिवाय मज़हब की और मज़हब के से रिलेटेड मसले और मसाइलों की। हम अपने मज़हब में क्या कर रहे हैं उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप पूजा कैसे कर रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं उसमें आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मगर ये कि इन छोटे छोटे इख्तलाफात को बड़ा बना करके उभारा जा रहा है और आपसी ताल्लुकात ख़राब करके पॉलिटिकल पावर को अचीव किया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। देखिए, इधर 2-3 डिकेड से जो सोसाइटी में बदलाव आया है कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ
सोसाइटी चली गई है। ये पूरी दुनिया में हुआ है, हिंदुस्तान उससे कोई अलग नहीं है, हिंदुस्तान में भी हुआ है। दूसरा ये धीरे धीरे करके जो सोसाइटीज़ बनी उसमें थोड़ा कम्युनिटी सेंट्रिक भी सोसाइटीज़ होती चली गई। तो उससे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हिंदुस्तान में रहती हैं, हमेशा ये माना जाता रहा है कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंगों के फूल हैं और सब एक साथ रह करके अच्छे खूबसूरत लगते हैं। ऐसी सूरत हाल में अलग मोहल्लों में, अलग सोसाइटी में जो रहना शुरू किया लोगों ने, तो इंटरेक्शन आपस में कम हो गया है। उससे क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ें किसी एजेंसी के ज़रिए अगर फैलाई जा रही कशीदगी बढ़ाने के लिए, तो मौक़े ना होने की वजह से वो कशीदगी बढ़ जाती है। तो ऐसे सूरत हाल में इशू के ज़रिए ये जो कदम उठाया गया है कि दो मेजर कम्युनिटीज़ रह रही हैं, हिंदू और मुस्लिम, ख़ास तौर से लखनऊ में और यूपी में, तो उनके दरमियान एक गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया जाए, आपस में बैठ कर के बहुत ही ओपन और फ्रैंक तरीक़े से। जो आपको कुछ चीज़ें हिट करती हैं उसको बजाय अपने दिल में चिंगारी को आग बनाने से कहीं बेहतर है कि वो आप अपने सामने रखिए, दूसरा एक्सप्लेन करे, तो उससे चीज़ें जब डिफ्यूज़ हो जाती हैं, दिल साफ़ हो जाता है, तो हमआंगी बढ़ती है और आपस के रिश्ते मज़बूत बनते हैं। और जब ये रिश्ते मज़बूत होंगे, किसी भी मुल्क में रहने वाले जितने तरीक़े के लोग हैं, जब इनमें आपसी रिश्ता मज़बूत होता है तो मुल्क तरक्की कहीं ज़्यादा करता है। तमाम मज़ाहिब में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो ज़ाहिर सी बात है इंसानियत पे दिया गया है। तो ये इस सिलसिले में इशू की जानिब से कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर बैठते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे कि हम लोगों के दरमियान अगर कोई दूरी है तो उस दूरी को ख़त्म किया जा सके और हम लोग अपने मुल्क को सही सिमत में सब लोग मिलकर आगे ले जाएं। आज उसी कड़ी का ये प्रोग्राम है जिसमें मुंशी नवल किशोर साहब, जिन्होंने कि पहला उर्दू का अखबार यहाँ लखनऊ में शुरू किया और जो कि नॉर्दर्न इंडिया का फ़र्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर करार दिया गया, तो उस सिलसिले में भी यहाँ पर लोग अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, जिससे कि नई नस्ल को ये मालूम हो कि उर्दू ज़बान किसी एक कौम या मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि खालिसतन अपने मुल्क की ज़बान है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट, जिसको मोहम्मद खालिद साहब ने कायम किया था, उसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ़ तबक़ों के जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ा जाए। हमारा मुल्क बहुत ही तनों वाला मुल्क है, बहुत ही डाइवर्सिटी है, और एक चीज़ जो एक ख़ित्ते में या एक मज़हब में बहुत अच्छी है, दूसरी जगह पर उसको लोग नहीं मानते। ऐसे मुल्क में इत्तेहाद कायम रखने के, मुल्क को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि सब लोगों को आपस में जोड़ा जाए। उसकी ये कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें एक बात ये भी करना चाह रहे हैं कि मुंशी नवल किशोर, जिन्होंने 1858 में बहुत कम उम्री में अवध अखबार निकाला था यहाँ से, उनको भी हम लोग खराज अक़ीदत पेश करें। और हमें अपने जहनों में इस बात को रखना चाहिए, और ख़ासकर जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है कि इस अज़ीम शान मुल्क को हमारे और आपके पुरखों ने, हमारे और आपके आबा व अजदाद ने अपने खून पसीने से सींचा है। लिहाजा इस मुल्क की एक एक इंच ज़मीन की हिफाजत भी हमारे और आपका फरीज़ा है। और आप सब जानते हैं कि हमारा ये खूबसूरत मुल्क, जो कि दुनिया का हम समझते हैं कि वाहिद मुल्क है, जिसमें कि तमाम लोगों को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल है। और हमसे बेहतर आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि अपने मुल्क का आइन, अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, अपने मुल्क का संविधान एक दुनिया का बेहतरीन तरीन संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि हर शहरी को बराबर के इख्तियारात दिए गए हैं, चाहे आर्टिकल 14 से 21 तक का मसला हो या आर्टिकल 25 के बारे में हम सब जानते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जब आर्टिकल 25 में ये कह दिया गया तो उसके बाद ज़र्रा बराबर भी ये गुंजाइश नहीं रहती है कि हमें या आपको अपने मज़हब पर या अपने मज़हब की तालीमात पर या अपने मज़हब के कस्टम और ट्रेडिशन पर अमल करने से
कोई भी कानून या कोई भी हुकूमत या कोई भी ऑफिसर रोके। और जब तक हम और आप आज़ादी के साथ अपने अपने मज़हब पर अमल करते रहेंगे, हमारा ये इस मुल्क में सेकुलरिज़म भी कायम रहेगा, हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में नेक नामी भी होती रहेगी। और जब हम सेकुलरिज़म के रास्ते से भटक जाएंगे, जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगलने लगेंगे, जब हम एक दूसरे के मज़हब पर उंगलियां उठाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने बच्चों को और अपने नई नस्ल को गलत डायरेक्शन में ले जाने के ज़िम्मेदार होंगे। और आज की भी नशिस्त का यही बुनियादी मकसद है कि अगर हमको आपसे कोई शिकायत है तो हम आपसे कहें, आपको अगर हमसे कोई शिकायत है तो बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आप उस सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं, उस शिकायत को हम लोगों के सामने रखें, जिसमें अगर हम में और आप में कोई दूरियां हैं, उस दूरियों को आज ही की तारीख़ में ख़त्म किया जा सके। जब हम कहते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के करीब आना है, तो क़तई तौर पर इसका ये मकसद नहीं होता है कि आप हमारे मज़हब को इख्तियार कर लें या हम आपके मज़हब को इख्तियार कर लें, बल्कि सेकुलरिज़म का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है, आज की नशिस्त का मकसद ही यही है कि हम और आप अपने अपने मज़हब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त और एहतराम करें। और जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तभी हमें और आपको कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी। हम और आप अपने एक दूसरे के मज़ाहिब में, एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शामिल हों। आप हमारे यहाँ ईद में आएँ, बकरीद में आएँ, लेकिन जब आप हमारे यहाँ आएँ तो आप हमारी मजहबी टोपी को हरगिज़ न लगाएं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि हम आपको अपने मजहबी टोपी पहना कर ही आप हमें ईद की मुबारकबाद पेश करें। जब हम आपके यहाँ होली या दिवाली मिलने जाएं तो आप हमें टीका लगाएं, ये भी हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए बात कही जाती है कि जो इस मुल्क की खूबसूरती है, जो सेकुलरिज़म की खूबसूरती है, वो यही है कि हम और आप अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए एक दूसरे के कस्टम और ट्रेडिशन की का इज़्ज़त और एहतराम करते हुए, अपने कस्टम और ट्रेडिशन और अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। और आज इशू ने जो ये प्रोग्राम रखा है, जिसका कि उन्वान मुंशी नवल किशोर साहब, जिन्होंने इस सूबे में, इस शहर में, बल्कि कहना चाहिए मुल्क में, अगर ये कहा जाए कि मुंशी नवल किशोर अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी अलामत थे, बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी थे, तो इसमें ज़र्रा बराबर, रत्ती बराबर भी कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। मुंशी नवल किशोर साहब, जिनके बारे में अभी मोहम्मद खालिद साहब ने फरमाया कि उन्होंने किस तरीक़े से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी किताबों को अपनी प्रेस में पूरे अक़ीदत और एहतराम के साथ प्रिंट किया। और हम मुसलमानों के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुंशी नवल किशोर जैसी शख्सियत ने अपनी प्रेस में अल्लाह की सबसे मुतबर्रक किताब कुरान मजीद को प्रिंट करने और शाये करने का अजीम कारनामा पेश किया है, जिसको कि हम लोग बहुत फ़ख्र से न सिर्फ ये कि अपने मुल्क में, बल्कि बाहर जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो इस किस्म की मिसाल पेश करने में हम लोग को फ़ख्र होता है। हम लोग अपने मुल्क के अंदर रह करके अपने मुल्क में जो ख़राबियाँ हमने और आपने पैदा की हैं, उन ख़राबियों को किस तरीक़े से पूरा दूर करें। और ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लोग किसी भी तरीक़े की आपस में नफ़रतें फैलाते हैं या पैदा करते हैं, उससे अगर हमारा और आपका कोई फ़ायदा है या हमारे बच्चों का फ़ायदा है तो हम उन नफ़रतों को ज़रूर फ़रोग़ दें। लेकिन सब ये जानते हैं कि नफ़रतों को फ़रोग़ देने से ज़र्रा बराबर भी हमारा और आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हुक्मरान या पॉलिटिशियंस या सियासतदान जो भी करते हों वो करें, ये वो जानें। लेकिन एज आ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने माशरे में, अपने समाज में किस तरीक़े से प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ दें, इस बात को सामने रखते हुए कि हम अपने आने वाली नस्लों को, अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को किस तरीक़े का माशरा और किस तरीक़े की सोसाइटी देकर दुनिया से जाएंगे, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। इस शहर को जैसा था
जिस तरीके का था उससे बदलते लगातार मैंने देखा है। कैसे हम लोग अलग अलग, देखिए बहुत साफ बात करने की ज़रूरत है। हम जिस कम्युनिटी में अगर एक हिंदू सवर्ण मिडिल क्लास बच्चा बड़ा होता है तो वो किस कंडीशनिंग के साथ बड़ा होता है, और चूंकि मैं मुसलमान नहीं था तो मैं नहीं जानता कि मुसलमान किस कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं, लेकिन हम सब अपनी अपनी जो सोशल कंडीशनिंग है, अगर हमारे पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव या बहुत सेकुलर या वैसे बैकग्राउंड के नहीं हैं तो हम बहुत सारे बायस को लेकर बड़े होते हैं। हमारे सामने एक नेचुरल प्लेटफॉर्म होते हैं कि हमको इन्हीं बातों को बोलना है, यहीं पे काम करना है। फिर हम अपनी एजुकेशन से, अपने दोस्तों से या सड़क पे जिन लोगों से मिलते हैं उनसे हमारे ख्याल टकराते हैं और कई बार हमारे रास्ते बदल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे सैकड़ों दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस लिहाज से बहुत खुल के नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हमने वो सारे काम किए जो इस समाज को तोड़ने के काम हो सकते थे कम उम्र में, लेकिन जहन कुछ खुला था या किसी वजह से था कि बाद में हमने वो सारी लड़ाइयां लड़ी जो इस मुल्क को या इस समाज को जोड़ने के लिए होती हैं। तो हम ये मानते हैं कि आज एक बड़ा रुझान है कि जो बायस और बाउंड्रीज को फिक्स किया जा रहा है कि बात ही करना बंद कर दो, वो तो बदल ही नहीं सकते, वो तो ऐसे होते हैं। मैं इस ख्याल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है डायलॉग को मेंटेन रखना। कोई भी कभी भी बदल सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे अगर हम पर्सनल चीजों पे, और जब हम लोग इस कोशिशों को शुरू किया था तो मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि हमने 10-12 लोगों की केस स्टडी करी कि हम कैसे बदले थे भाई। वो कौन सी चीज थी जिसने हमको एक कम्युनल इंसान से एक सेकुलर इंसान में बदल दिया, जिसने हमें प्रोपेगेंडा से निकालकर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से जोड़ दिया, जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाया। वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने बचपने में चौक से गलियों में लिखा, गर उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पे, और बाद में साइन बोर्ड पढ़ के उर्दू एकेडमी और उर्दू पोइट्री पढ़ पढ़ के उर्दू सीखी और उसे प्रमोट किया। वो कौन सी वजह होती हैं? और वो वजह अगर कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं तो सबके साथ क्यों नहीं हो सकती हैं? कायदे से तो ये काम स्टेट का होता है, कायदे से तो ये सारा का काम हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का होता है कि वो ऐसा माहौल बनाएं कि हम जो है एक दूसरे से घुले मिले, साझेपन के, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल, अपना 1857 का स्ट्रगल, अपनी हिस्ट्री, अपना ये जो से बना है मुल्क, इसके बारे में समझ पैदा होती है। लेकिन कई बार स्टेट या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता और कई बार वो निभाना भी नहीं चाहते जानबूझकर। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी, जिसे हम नागरिक समाज कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे वो चीज़ों को करे कि वो डायलॉग मेंटेन हो, वो बायस टूटे। और हम कोई नई काम नहीं कर रहे। इसी लखनऊ में मुहर्रम और होली एक साथ मनाई गई है। इसी लखनऊ की 1857 की जंग में बेगम हजरत महल और उनके साथ कितने हिंदू वो लोग लड़े हैं, किसानों मजदूरों की लड़ाइयाँ हुई हैं। आप पूरी हिस्ट्री को खंगाल दीजिए, पोइट्री साथ करिए, उन्होंने सारी चीज़ें साझेपन के रही हैं। हम केवल उसे रिवाइव कर रहे हैं। कैसे आने वाली पीढ़ी को कनेक्ट करना है, कैसे ये जो हेट कैंपेन है, आप सब दोहराने की ज़रूरत नहीं, आपके व्हाट्सएप में होगा, आपके दोस्तों के होगा, आप अपने घरों में देख रहे होंगे। और बतौर मुसलमान दूसरे तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन बतौर हिंदू जो लोग इसे तोड़ना चाहते हैं वो और क्राइसिस में है कि परिवारों के अंदर झगड़े हो रहे हैं। ये जो चैनल से, ये जो पूरे सोशल मीडिया से ये जो हेट फैलाई गई है, ये हेट एक खास मकसद से फैलाई गई है, लेकिन हम हेट से ही लड़ने में सारा वक्त गुजार देते हैं, जबकि मकसद ये है कि इस देश के अंदर एक खास किस्म की कॉर्पोरेट लूट को इस्टेब्लिश करना है। एक खास किस्म का जो केस होता है ना कि ऊपर अमीर अमीर होते जाएं और गरीब गरीब होते जाएं, तो जो अनरेस्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी के अंदर जो बेचैनी की, ये कैसे हो सकता है? आग लग जाती, तमाम आंदोलन हो जाते। उन आंदोलनों को डाइवर्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए ये सारा का सारा हेट कैंपेन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो हर सवाल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल समझ का है, हर सवाल कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल है। जो कहा जाता ना कि नथिंग इज पर्सनल, एवरी पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज इकोनॉमी। अब इन तौर तरीकों को हमें नए सिरे से ईमानदार कोशिशों के साथ शुरू करने की ज़रूरत है।
थोड़े थोड़े साथ आने की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में शामिल होने की, डायलॉग करने की ज़रूरत है, और एक प्रॉपर नेटवर्क। और वो सिर्फ एक शहर में नहीं होगा। लखनऊ उसका मॉडल बन सकता है, लेकिन वो हर शहर में होना चाहिए। हर शहर में हम लोगों के कांटेक्ट होने चाहिए। हर शहर के अंदर वो सारी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन हो कि एक मजबूत सिविल सोसाइटी का नेटवर्क खड़ा हो जाए। और ख़ास तौर पे जैसे मेरा इंट्रोडक्शन आईजी सीआरपीएफ के रूप में किया गया है, तो हमने हिंदुस्तान की तकरीबन सारी स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखा है। और सीआरपीएफ का मेन उद्देश्य होता है राइट लाइक सिचुएशन से डील करना और उनको निपटाना। आप यकीन जानिए कि किसी भी प्रदेश में जो कम्युनल एक्ट होता है उसकी थ्योरी जो होती है वो सेम होती है। बाकायदा चीज़ों को एसेस किया जाता है, इकोनॉमिकल सर्वे किया जाता है, सोशल सर्वे किया जाता है, और उसके बाद वो मुद्दे छांटे जाते हैं, वो जगहें चुनी जाती हैं जिनके ऊपर प्रेशर डालने से आप भड़केंगे, और उन भड़कने वाले पेशों को लेकर के आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर मुब्तला करके एक दूसरे के खिलाफ नफरत और द्वेष और दुश्मनी फैलाई जाती है। कहीं पे जब राइट होता है तो वहाँ पर बाकायदा सर्वे होता है, फिजिकल सर्वे होता है, लोगों की पहचान होती है, दुकानों की पहचान होती है, कम्युनिटी की पहचान होती है, और बाकायदा चीज़ें। आपको ताज्जुब होगा सुनकर, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे कि हमारे ही समाज में उन सब तरह के लोग मौजूद हैं जो कि पैसे लेकर राइट्स कराते हैं, और ये दोनों कम्युनिटी के लोग होते हैं जो पैसे लेकर राइट्स कराते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, बोलने के लिए इस वक्त हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पर हाजिर हैं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझदारी के साथ ये समझ लेना चाहिए कि किसमें हमारा नुकसान है और किसमें हमारा फ़ायदा है। आपको 80 और 20 का फार्मूला दिया जा रहा है। अहमदाबाद में मैं रह चुका हूँ 3 साल, और 3 साल अल्लाह के करम से या भगवान की मर्ज़ी से हमने 28 डिस्ट्रिक्ट में लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, आरएसएस वालों से मिले, विश्व हिंदू परिषद वालों से मिले। प्रॉब्लम वहाँ पर यह आती है कि आप और हम या हमारे रिलीजियस लीडरशिप जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करना चाहती। हम जो हैं वो एक टाइट कंपार्टमेंट में बैठा हुए हैं। हमारी रिलीजियस लीडरशिप जो है वो दूसरे रिलीजियस लीडरशिप से मिलना और बात करना नहीं चाहती है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के बीच की दीवार, मानसिक दीवार नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपसी संबंध हमारे अच्छे नहीं हो सकते। और इस बात के लिए हमारे इस छोटे से कमरे में बैठ के 100 या 150 आदमी के बीच में बात करना मुनासिब नहीं होगा बहुत दिनों तक। मगर अगर हम इस मैसेज को धीरे धीरे कई फॉर्म में प्रोपेगेट करें, एक फॉर्म ये भी हो सकता है कि जितनी भी राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ के अंदर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उनको यहाँ पर बिठा लिए कि साहब आइए, हमें दिल खोल के बात करने दीजिए। हम दिल खोल के बात करते हैं और अपनी डिफरेंसेस को दूर करते हैं। वो लोग हैं जो आपके अंदर आग लगा रहे हैं, और जब तक वो आग लगाने वालों के ऊपर आप पानी नहीं डालेंगे तब तक ये आग कहीं ना कहीं फैलती रहेगी। दूसरा जो तबका है, सबसे बड़ा पोटेंशियल थ्रेट जो है वो हमारा यूथ है। और यूथ के लिए आपको कॉलेजेस में जाकर ये जो कमेटी है ISHU, इस तरह के डेलीगेशन उनके साथ बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और इंटरेक्ट करें कि बच्चों के अंदर ये मैसेज जाए, यूथ के अंदर ये मैसेज जाए कि ये देश हमारा है और हम सब एक दूसरे से मिलके अगर रहेंगे तो देश की भी तरक्की होगी, हमारे धर्म की भी तरक्की होगी और ज़ात की भी तरक्की होगी। निश्चित तौर पर आज का जो ये समय है उस पर हम सबको बैठ करके महत्वपूर्ण जो मसाइल्स है उस पर चिंतन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आईजी साहब के सारे बातों से हम सहमत हैं, मगर एक बात पे हम उनसे प्रश्न था कि सारे धर्म गुरु आपस में मिलने चाहिए, निश्चित मिलने चाहिए, एक कौमी एकता बनती है। मगर जब सियासतगर्द राजनीतिक पार्टियां केवल इसी दंगे फसाद को, इसी नफ़रत को वोट की चश्मे से जब देखने लगते हैं, तब शायद वो सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। ये भी बात उठी थी कि जो हिंदू मुसलमानों के बीच में अक्सर जो मजहबी लड़ाई होती है
जो दंगे फसाद होते हैं उसके पीछे केवल और केवल सरकारें होती हैं, सियासतगर्द होते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम समाज को कैसे अच्छा बनाएं, इस पर ही हमको अपने विचारों को रखना है। हमारा 2 मिनट, हमारा किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है या हमारे क्या वो है, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन हम शुरू में हमने कहा था कि धर्म और राजनीति को छोड़ करके हम समाज के इस बारे में क्या कुछ हम कर सकते हैं, समाज के बारे में हमारी क्या भावना होनी चाहिए, समाज के बारे में हमारा क्या वह है, लड़ाई लड़नी चाहिए, समाज को हम किस तरह से अच्छा बनाएं। ये बहुत आसान है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें। तो हम जब तक के दूसरों लोगों को, अच्छे लोगों को और समझदार लोगों को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनको आगे बढ़ाने, तो पॉलिटिक्स जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है, रिलीजन हमारा टॉपिक नहीं है। तो जिन लोगों को भी पॉलिटिक्स पर और रिलीजन पर कोई बात करनी है उनसे हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो बात भी समाज के बारे में करनी है ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सामाजिक उद्देश्य के लिए रखा गया है, सामाजिक सौहार्द के लिए रखा गया है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम अगर इस उससे हट करके बात करेंगे तो फिर हम बिलावजी अपना समय नष्ट करेंगे। हम डॉक्टर अरशद आज़मी साहब से गुजारिश करेंगे कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात रखें। अस्सलाम वालेकुम। डायस पे तशरीफ़ फरमा हमारे मुल्क की, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी शख्सियत, और जिन हम सभी भारतीय मुसलमान इस मुल्क में फ़ख्र करते हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं। और ये बात हमें जब महसूस हुई जब हमने एक वीडियो पाकिस्तानी बहुत बड़े ओरिएटर जनाब इसरारुल हक साहब, डॉक्टर इसरारुल हक साहब, जो कि कुरान की तफसीर के मामले में पूरे पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई ओरिएटर नहीं माना जाता है, उनकी एक तकरीर मैं सुन रहा था और उन्होंने इस बात पे फ़ख्र किया, मैं तारीफ़ करूंगा उनकी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तान का मुसलमान है आज, जो अपने मजहब पे और अपने धर्म पे चल रहा है। तो ये एक सच है। आज हिंदुस्तान के अंदर, हम सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत से वक्तागर भी हैं बोलने को, और बहुत बड़ी मिसाल है वो। जैसा कि आपके सामने आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में आर्मी में मुसलमानों की संख्या जो है बहुत कम है, शायद आप बता देंगे सही कि 1% या उससे भी कम है, 1% से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद जब हिंदुस्तान के ऊपर कोई आफत आई है, खासतौर से कारगिल युद्ध की बात करेंगे हम, कारगिल में जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, मैं उस सिलसिले से बताना चाहूँगा कि जिस वक्त कारगिल की जंग चल रही थी और कारगिल पे पूरे तरीके से फतह नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ की आर्मी चीफ ने एक डिसीजन लिया, और मैंने जो शेर पढ़ा है ना, जो वो बात छुपाई लोगों ने, मैं उसी पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब जंग हुई और फतह हुई तो उसमें मुस्लिम रेजिमेंट जो थे उनको आगे किया गया कि जाओ लड़के दिखाओ तुम लोग और जीत कर दिखाओ। तो उन लोगों ने जिस मुस्तैदी से वहां पे जंग लड़ी है, तो कारगिल में शहीद 1% से कम नौकरियों में हैं लोग, लेकिन शहीद होने वालों की संख्या जिसमें मुझे फख्र है कि 30% मुस्लिम आर्मी थी उसमें, जो कारगिल में जीत हुई। तो ये एक दिल जोड़ने वाली बात है। ये बात छुपाई जाती है और मुल्क में माहौल और अच्छा बनाया जा सकता है। मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। दूसरे मज़हब के अंदर क्या बुराइयां हैं, ज़्यादातर आजकल जो जहन है, जो दिमाग हैं, वो इसी में लगे हुए हैं कि दूसरों की बुराइयां निकाली जा रही हैं, जबकि कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि हर मज़हब में जो अच्छी बातें हैं उसको हम उजागर करें। हिंदू ही बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, हिंदू ही बुरा है, ना मुसलमान बुरा है,
आ जाए बुराई तो वो इंसान बुरा है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुल्क से मोहब्बत निस्फ ईमान है। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमें यहीं दफन होना है। हमें एक उंगली अगर हम आपकी तरफ उठाते हैं तो यकीनी तौर पे ये 4 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। हमें हिंदुओं पर एतराज़ करने का हक़ नहीं है, हमें मुसलमानों पर एतराज़ करने का हक़ नहीं है। पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे घर की परवरिश कैसी हुई है, हम क्या सोचते हैं, हमारे वालिदैन ने हमें तालीम कैसे दी है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करने से पहले मुसलमान अपने इत्तेहाद की बात करें। हम मुसलमान हैं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात बाद में करेंगे, पहले हम अपने घर को सुधारेंगे। हमारा जब अपना घर नहीं होगा तो हम समाज को कैसे सुधार सकते हैं। जब हमको ABCD नहीं आती होगी, हम आपको अलिफ बे पे और ABCD कैसे सिखाएंगे। हो सकता है मेरी बात तल्ख हो। वीरेंद्र जी ने कहा आज समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बेशक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये मुख्यमंत्री की देन है। वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश का हर आतंकवादी डरा हुआ है, हर बदमाश डरा हुआ है। या तो वो जेल में जा चुका है, या प्रदेश छोड़ के भाग चुका है, या फांसी के फंदे पे है, या एनकाउंटर हो रहा है। उसमें नहीं देखा जाता कि वो उन्नाव का पंडित है या इलाहाबाद का मुसलमान है। ये बात आपने कही, मैं आपको जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। आपने कहा 5-5 किलो अनाज। अगर हम नमक को भी हक न अदा कर सके, हमारी भुखमरी के दिनों में सरकार ने हमको 20-20 किलो अनाज दिया। हमें एहसानमंद होना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, दुकानें बंद थी, दरवाजे बंद थे, घर में रोटी के लाले थे, आपके दरवाजे पर रोटी पहुंची। उस वक्त ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, हर आदमी सिर्फ हिंदुस्तानी था। आइए हमें उस हिंदुस्तान पे फख्र करना चाहिए कि हम फख्र से कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम यही कोशिश करेंगे और ये चाहते हैं कि अगर हिंदू भाई हमारे लिए रोज़ा अफ्तार कराए तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि नवरात में हम उन्हें फलाहार कराएं। अगर हम नहीं करा सकते तो हम इस्लामी होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले हुस्न अखलाक सिखाता है। हमारा हुस्न, हमारा अखलाक नहीं होगा, हमारे पास अपने भाई को गले लगाने की ताकत नहीं होगी, तो हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं होंगे। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हमें सबके साथ आपस में प्यार मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान की अब तक जितनी तारीख महफूज है, रिटन है, 2-2.5 हज़ार साल, उसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जितना इतना खुल के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हम सारे शहरियों को बराबर मानते हैं। हमारी सोसाइटी कास्ट सिस्टम की वजह से, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से और बहुत सी और वजूहात की वजह से ऊंच और नीच के खाने में बटी हुई है, और इसमें कोई भी मजहबी ग्रुप मुस्तस्ना नहीं है। मुसलमानों की समाजी जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में, बड़े सग़ीर में, पाकिस्तान बांग्लादेश में लाके, हिंदुओं में, ईसाइयों में, सिखों में, हर कम्युनिटी में ऊंच और नीच का सिलसिला सैकड़ों हज़ारों साल से चला है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज कर रहा है, और इतना खुल के चैलेंज कर रहा है कि मैंने जितना सीखने की कोशिश की, मेरा ये दावा है कि एक नज़ीर नहीं मिलेगी आपको किसी भी किताब में जो इतना खुल के मसावात को, बराबरी को प्रमोट करने के लिए ऐलान जंग कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है हिंदुस्तान के शहरी के, जिसने हमें इख्तियार दिया है कि हम इतने बड़े कमरे में बैठ के जो चाहें कह सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ है, जो आइनी अक़दार हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 30, 19, 21 जो हुकूक और जिम्मेदारियाँ दी, उसमें एक चैप्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐड कराया था जिम्मेदारियों का भी। उसमें लिखा हुआ है कि हर हिंदुस्तानी शहरी की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को प्रमोट करें। अब ये जो जिम्मेदारी है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे समाजी जो ग्रुप्स हैं और हर फर्द,
हर शहरी पर अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस हैं, अखलाकी जो उसकी मोरालिटी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आगे बढ़ाएं। हमें और आपको ये फैसला करना है कि हमें इस काम के लिए किस हद तक आगे जाना है, कितना वक्त दे सकते हैं, कितने रिसोर्सेज लगा सकते हैं। ये लड़ाई 3 मैदानों में जीती जा सकती है। ये जो कशमकश है 3 मैदान में ख़त्म की जा सकती है। पहला मैदान है सियासी। जब तक पॉलिटिकल मैदान में पढ़े लिखे और समझदार लोग आगे नहीं आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहा है उस तरह की सोसाइटी मुल्क में कायम करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी भी कमी आ रही है लेकिन और ज़्यादा कमी आ सकती है। दूसरा मैदान है तालीम का। तालीम के मैदान में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जिन जहनों में जहर और पारागंदगी बढ़ी जा रही है उनको बताया जा सके कि हमारा असल हिंदुस्तान ऐसा है। और तीसरा एरिया है इक़्तिसादियात का, इकनॉमिक कंडीशन का। हमारे बहुत से ये कोविड के ज़माने में 47 करोड़ लोग हिंदुस्तान के गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। ये इतनी बड़ी ट्रेजडी है कि जो हम लोगों ने पिछले तकरीबन 24-25 साल में 1991 से जब से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था और गरीबी की जो रेखा है वो नीचे आनी शुरू हो गई थी, उस सारे असासे को हमने तर्क किया है या उससे नामहरूम हुए। इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए सभी लोगों को आना पड़ेगा।